A very good morning to all of you. Let's start ई-कॉमर्स। और ई-कॉमर्स में हम लोगों ने ये चीजें देख रखी है कि किस तरीके से आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क जो है वो काम करता है, उस पे उसके बेसिस कैसे हैं। कुछ आर्किटेक्चर्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन और उससे जो है आप लोगों को कुछ बढ़िया आइडिया लग सकेगा। ये देखिए, जो हमने शुरू किया था उसमें ये आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स था। उसमें जो है हम लोगों ने क्या किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेब आर्किटेक्चर किया था। वेब आर्किटेक्चर होता क्या है और किस तरीके से जो है ये वेब आर्किटेक्चर जो है आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है, कैसा प्रोटोकॉल्स किस किस चीज से अटैच होते हैं, ये सब इसमें हम लोगों ने देखा था। कुछ टर्म्स ऑफ WWW भी हमने देखा था। इसमें जो है किस तरीके से आपका CGI, HTML, HTTP है ना, इमेज मैप, MIME, ये सब चीजें जो है इसमें किस तरीके से होती हैं। तो ये सब इसके पॉइंट्स हैं, है ना। जैसे मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस हैं, तो ये किस लिए यूज होते हैं। ये इंटरनेट स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें कि मल्टीमीडिया मैसेजेस जो है वो सेंड करने में, रिसीव करने में हमारी मदद करता है। उसी तरीके से SHTTP है जिसमें कि सिक्योर्ड जो है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, दैट इज इन सिक्योर कम्युनिकेशन, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। सिक्योर सॉकेट लेयर भी होता है जो कि एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है और नेटस्केप कम्युनिकेशन के द्वारा जो ये डेवलप किया गया था, ताकि हम लोगों का जो ट्रांसमिशन है नेटवर्क के ऊपर, जो नेटवर्क यूज करते हैं हम लोग, उसके ऊपर जो ट्रांसमिशन होता है वो थोड़ा सेफली हो सके, सिक्योरली हो सके, है ना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि हम लोग एड्रेस बार में जहाँ पे हम लोग www.gmail.com लिखते हैं या google.co.in लिखते हैं, तो वहाँ पर जो एड्रेस बार जिसमें हम लोग लिखते हैं उसी को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। तो ये हम लोग काफी पहले से जानते भी हैं। एनीवेज, विल स्टार्ट विथ आर्किटेक्चर। तो ये जो आर्किटेक्चर है वो ई कॉमर्स का आर्किटेक्चर मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब आर्किटेक्चर कैसा होता है, तो आर्किटेक्चर ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो भी आर्किटेक्चर है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले जो होता है वो 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर। नाउ व्हाट इज 2 टियर एंड 3 टियर। 2 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, 3 टियर क्या होता है। तो बेसिकली केवल जब दो चीजों के बीच में दो ही चीज का आर्किटेक्चर जब शो करना हो, जैसे यहाँ पे जो शो किया गया वो क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर है ना। तो ये क्लाइंट और सर्वर का जो आर्किटेक्चर है उसको अगर हम लोग दिमाग में रखते हैं, तो क्लाइंट और सर्वर का जो आर्किटेक्चर है वो 2 टियर आर्किटेक्चर कहलाता है। इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है। 2 टियर आर्किटेक्चर, हियर डेटा रिसाइड्स ऑन अ सर्वर। तो जो डेटा है वो कहाँ रहता है, सर्वर पे रहता है। बिजनेस लॉजिक एंड UI मतलब यूजर इंटरफेस रिसाइड्स ऑन क्लाइंट। तो जो भी बिजनेस का लॉजिक है वो या फिर यूजर इंटरफेस है वो कहाँ होगा, वो क्लाइंट पे होगा। तो इसीलिए 2 आर्किटेक्चर, सर्वर और क्लाइंट। इट मे बी जस्ट लाइक अ फ्रंट एंड at the user side and the back end at the server side। मतलब ये कि ऑब्वियसली जब 2 टियर होगा तो कोई ना कोई एप्लीकेशंस के थ्रू होगा, कोई ना कोई इंटरफेस होगा। तो जो इंटरफेस होगा वो इंटरफेस किसके लिए होगा, कैसे होगा, वो इंटरफेस कुछ और नहीं होगा बल्कि आपका फ्रंट एंड होगा, जहां पर कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसके जरिए, आपके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसके जरिए हम लोग डेटा देख सकते हैं, डेटा फीड कर सकते हैं, डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट एंड। लेकिन ये होगा किसकी वजह से, ये बैकएंड की वजह से होगा जो कि सर्वर पे होता है ना। तो ये हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि यूजर साइड और जो होता है वो फ्रंट एंड होता है, और जो हमारा सर्वर साइड होता है वो उसमें हमारा बैकएंड होता है ना। जनरली 2 टियर आर्किटेक्चर एग्जिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्लोबल। तो यहाँ पे जितने भी आपका
ग्लोबली जो है जनरली 2 tier आर्किटेक्चर को देखा गया है। तो ग्लोबली जो है आपका क्लाइंट और सर्वर ही जनरली सब जगह पाया जाता है ना। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, फायदे हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं? क्लाइंट सस्टेन द मेन लोड and consequently result to be monolithic and heavyweight। कई बार ऐसा होता है जो क्लाइंट साइड में, जब आपका क्या होता है कि क्लाइंट साइड में जो डेटा है वो बहुत हेवी लोडेड हो जाता है। क्लाइंट साइड मतलब फ्रंट एंड, है ना। फ्रंट एंड में डेटा बहुत लोडेड हो जाता है। क्यों लोडेड हो जाता है? क्योंकि एक तो आपका आपने फ्रंट एंड बनाया, उसका अपना साइज होगा, है ना। 10 MB, 20 MB, 50 MB, 100 MB, जितना भी साइट का जो साइज है वो हुआ। ऊपर से उसकी कनेक्टिविटी होती है डेटाबेस से। तो जब तक यहाँ से जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जब तक जाएगा नहीं, तब तक जो है हम लोगों को बैक एंड से जो आपका बैक एंड है वो अपडेट हमें करेगा नहीं। तो जैसे जैसे रिक्वेस्ट जाता है वैसे वैसे उस रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाता है बैकएंड के द्वारा, है ना। तो ये थोड़ा सा कनेक्शन को स्लो करता है। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम वी नीड द डेटा एंड दैट डेटा हैज टू कम अप विथ द हेल्प ऑफ बैकएंड। ठीक है। अब ये कहता है क्या है कि ये मेन लोड जो है इसमें, अब मान लिया कि मैं एक फ्रंट एंड पे मैं एक सिंगल बंदा फ्रंट एंड को चला रहा हूँ। सेम फ्रंट एंड को दूसरे आप लोग में से कई लोग उसको चला सकते हैं साथ ही साथ। तो होगा क्या कि डेटाबेस पे असर पड़ेगा। डेटाबेस आपको डेटा भेजेगा, फिर मुझे भेजेगा, फिर कई सारे लोगों को भेजेगा एक ही समय में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इसका जो कंसिक्वेंटली जो रिजल्ट है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। हैवी वेट कहने का मतलब थोड़ा डेटा का जो आवागमन है वो स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी साइज जो आपका फ्रंट एंड और बैक एंड का जो साइज है उसके हेवी हो जाने के कारण, डेटा ज्यादा हो जाने के कारण डेटा को खोजना पड़ता है, वहां से उसको निकालना पड़ता है और फिर आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है। तो ये पूरा सिचुएशन है। तो ये एक ड्रॉबैक है कि हैवी वेट होने के कारण थोड़ा स्लो हो जाता है। एक्सेसिव ओवरहेड मेक्स द सिस्टम स्लो। देखिए यहाँ पे मैंने वो लिखा भी है। ठीक है। और यहाँ पे क्लाइंट सस्टेन द मेन लोड, मतलब जो मेन लोड होता है वो क्लाइंट के ऊपर ही होता है, जिसके कारण जो है कई बार ऐसा हो जाता है कि डेटा हैंग हो जाता है। मतलब सॉरी, आपका फ्रंट एंड जो है वो हैंग हो जाता है। तो पहला में आपका हैंग हो गया, दूसरा में आपका क्या हो गया, सिस्टम स्लो हो गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सिंपल बट अनस्टेबल फॉर ई कॉमर्स एप्लीकेशंस। कई बार सिंपल तो होता है लेकिन ई कॉमर्स एप्लीकेशंस के लिए अनस्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हो उसमें मनी मैटर्स भी इन्वॉल्व होता है, और उस मनी मैटर्स को तोड़ने के लिए उसमें जो है क्या किया जाता है, उसमें कई बार जो है बाहर से लोग जो है उसमें एंटर कर जाते हैं। मतलब आपके नेटवर्क में आपके डेटा की चोरी की जाती है, और उसके कारण क्या होता है, आपका आईडी और पासवर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, वो सब उनको मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके बैंक से कई पैसे जो है वो गायब हो जाते हैं, है ना। तो यही चीज जो है, इसी को रोकने के लिए जो है 3 tier आर्किटेक्चर लाया गया। अब इस चीज को रोकने के लिए 3 tier जो आर्किटेक्चर है उसमें एक क्लाइंट और सर्वर तो है ही, अब उसमें मिडिल टीयर को भी रखा गया। क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। मनी मैटर में अगर मान लिया कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और उससे मैं डेटा और पासवर्ड चुरा लूं, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा। इसलिए जो है लोग ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो उस चीज से बचने के लिए हमारे पास 3 tier आर्किटेक्चर आया। तो 3 tier आर्किटेक्चर में होता क्या है, इट सेपरेट्स द बिजनेस लॉजिक। अब ये बिजनेस लॉजिक को जो है वो थोड़ा सा अलग थलग करता है। क्यों करता है ये अलग? इसलिए करता है कि जो यूजर इंटरफेस है वो डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर पाए, लेकिन जब पेमेंट इश्यूज आएगा तो उसको किसी थर्ड पार्टी की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इट सेपरेट्स द बिजनेस लॉजिक ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम यूआई, यूजर इंटरफेस।
and from data access. Here, three-tier architecture is divided into three parts. पहला client, दूसरा middle tier, तीसरा server, है ना? In this case, it is called multi-tier. इस केस में मल्टी-टियर कहते हैं. क्यों मल्टी-टियर कहते हैं? क्योंकि दो से अधिक हो जाना. दो से अधिक हो गया, पहला सिंगल टियर, डबल टियर, मल्टी टियर. मतलब जो थ्री टियर है, दो से जब भी अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग मल्टी का नाम दे सकते हैं. इन दिस केस इट इज कॉल्ड मल्टी टियर आर्किटेक्चर वेयर it is easier to modify one component and has a lower cost to deploy and maintain. अब यहाँ पर क्या होता है कि एक तीसरा टियर के आ जाने से क्या होता है, जो कि हम लोग जो है किसी भी चीज को मॉडिफाई करने में हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि वो जो तीसरा टियर है, जो मिडिल टियर है, इट कीप्स एन आई कि क्लाइंट और सर्वर दोनों पे सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. और अगर हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है. और अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ पे दिक्कत है, और जहाँ पे दिक्कत है उसको वो नोटिफाई करेगा. तो दिस इज कॉल्ड थ्री टियर, है ना. उसका आर्किटेक्चर भी यहाँ पे देखिए मैंने बनाया हुआ है. यहाँ पे देखिए एक वेब सर्वर है. इसी तरह का आर्किटेक्चर आप भी, जब आप आंसर लिखेंगे तो इस तरह का आर्किटेक्चर आप बनाएंगे, वो बहुत ही जरूरी है. ये देखिए आपका वेब सर्वर है ना. और वेब सर्वर से डायरेक्टली HTTP के अनुसार आपका जो है डेटा जो है वेब सर्वर से लिया जा रहा है ना. और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, वो डायरेक्टली सर्वर से भी अटैच्ड है. तो यहाँ पर जो चीजें हो रही है, इसमें आप देखिएगा कि RMIIOP है, ठीक है. इसको बोलते हैं रिमोट मेथड इन्वोकेशन इंटरफेस. याद रखिएगा, रिमोट मेथड इन्वोकेशन इंटरफेस, जो कि इंटरनेट के जरिए जो है काम करता है. इंटरनेट और इंटर प्रोटोकॉल्स जितने भी होते हैं वो सब को ये ध्यान में रखता है, इसीलिए इसको बीच में रहना पड़ता है ना. और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सर्वर है. एप्लीकेशन सर्वर के पास जो है कई सारे उससे डेटाबेस जुड़े हुए हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन जुड़े हुए हैं, लेगेसी सिस्टम जुड़े हुए हैं. तो ये सब जो है आपको मिल करके एक बढ़िया स्टेबल कनेक्शंस देते हैं, जिसके थ्रू हमारा जितना भी काम है, ट्रांजैक्शंस है, वो सब सही से हो पाता है. अब इसके बारे में और आगे हम लोग जानेंगे कि आखिर ये है क्या. यहाँ पे देखिए RMIIOP जिसकी मैंने बात की थी, वहां पे यहाँ पे इसको मैंने डिफाइन किया हुआ. इट डिनोट्स द जावा रिमोट मेथड इन्वोकेशन इंटरफेस. क्या है ये? जावा रिमोट मेथड इन्वोकेशन इंटरफेस ओवर द इंटरनेट इंटर और प्रोटोकॉल which delivers common object requested broker. तो ये इंटर ORB जो लिखा है मैंने, वो ORB को मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किया है. ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर है ये. मतलब कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो उसको वो सही से देखता है कि वेदर दिस रिक्वेस्ट इज फ्रूटफुल और नॉट, ये सही रिक्वेस्ट है या नहीं है. और अगर नहीं है तो उसको वहीं पर वो डिस्कार्ड कर देगा, और अगर सही रिक्वेस्ट रहेगा तभी जो है उसको वो एंटर करने की मदद करेगा. तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है. तो आप जब भी आर्किटेक्चर बनाएंगे इस RMIIOP को जरूर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये इसी की वजह से जो थ्री टियर है दैट हैज बिकम सक्सेसफुल. ठीक है. नेक्स्ट आगे जो है वेब ब्राउजर. ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, है ना. वेब ब्राउजर क्या होता है? सिंस 1990 the EDI began to flourish with commencement of WWW. कहने का मतलब कि ये जो EDI है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोलते हैं इसको, वो सबसे ज्यादा तब हुआ जब WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो है पिक्चर में आया, और हम लोग WWW को जानने लगे. और ये WWW है क्या? इट इज a web-based
नेटवर्क, है ना। द वेब बिकेम अ पॉपुलर मेन स्ट्रीम मीडियम फॉर EDI। जो वेब है वो क्या बन गया, पॉपुलर मेन स्ट्रीम बन गया, एंड इट वाज अ वेरी गुड मीडियम फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। वेब सर्वर अलाउज टू सर्व कंटेंट ओवर द इंटरनेट। वेब सर्वर है वो क्या करता है, वो अलाउ करता है कि जितने भी कंटेंट हैं इंटरनेट पे, वो सब के सब कंटेंट जो है व्यू किए जा सके, उसको देखा जा सके। और कैसे देखा जा सके, बाय द यूज ऑफ HTML, जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, उसके थ्रू देखा जा सकता है। क्यों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज करते हैं हम लोग, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इट टेक्स वेरी लेस स्पेस। तो ये स्पेस बहुत कम लेता है, और दूसरी चीज कि इसको सीखना भी आसान, सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स इसमें होते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इसकी प्रोग्रामिंग में। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट इज अ वेब ब्राउजर एक्ट्स एज एन इंटरफेस। जो वेब ब्राउजर है वो क्या करता है, दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस। इंटरफेस कहने का मतलब कि वेब ब्राउजर के थ्रू ही अगर हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो बेसिकली वेब ब्राउजर ही मेन चीज है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट पे सारे काम कर पाते हैं, है ना। तो अ वेब ब्राउजर एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द वेब सर्वर। यूजर और वेब सर्वर के बीच में ये एक बहुत बड़ा इंटरफेस है। The web server accepts requests from browsers like Netscape and Internet Explorer। जो वेब सर्वर है वो एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट को फ्रॉम ब्राउजर्स। ब्राउजर्स जो हम लोग यूज करते हैं उसके थ्रू जो है वेब सर्वर्स, मतलब जो सर्वर्स हैं वो एक्सेप्ट करता है हमारे रिक्वेस्ट को। जैसे www.yahoo.com हमने लिखा, तो ये कहाँ लिखेंगे हम लोग किसी न किसी वेब ब्राउजर पे ही तो लिखेंगे। तो जो रिक्वेस्ट हमने व्हाट वी डिड, www.yahoo.com जैसे ही हमने लिखा, व्हाट वी डिड, वी हैव रिक्वेस्टेड। हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। किस लिए, कि भाई सर्वर साहब आपके पास याहू के जितने भी कंटेंट्स हैं वो हमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमें कंटेंट्स आप दिखाइए, शो कीजिए। तब यहां से रिक्वेस्ट जाता है। अ वेब ब्राउजर एक्ट्स एज एन इंटरफेस, और यही वेब ब्राउजर एक इंटरफेस की तरह काम करता है ना। किसके बीच, बिटवीन द यूजर एंड द वेब सर्वर। तो यूजर और वेब सर्वर के बीच में ये एक इंटरफेस है। The web server accepts requests from browsers like Netscape, Internet Explorer, and then returns to the appropriate HTML documents. Web सर्वर क्या करता है, वो हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद जो भी आपका ब्राउजर है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, नेटस्केप हो गया, ओपेरा हो गया, तो बहुत सारे ऐसे ब्राउजर्स हैं अवेलेबल हैं, फायरफॉक्स वगैरह सब है। तो उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, उसके थ्रू जो है हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है वेब सर्वर के द्वारा, और उस रिक्वेस्ट को फिर क्या किया जाता है, एप्रोप्रिएट HTML डॉक्यूमेंट में आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, जितने जो भी रिक्वेस्ट आपने डाला है वो सब। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द फ्रेंडली इंटरफेस ऑन द वेब। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा फ्रेंडली इंटरफेस है वेब के ऊपर। फ्रेंडली इंटरफेस कहने का मतलब ये है कि जैसे ही रिक्वेस्ट जाता है वो सारे रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल किए जाते हैं, और वे रिक्वेस्ट जो है कई सारे अलग अलग ब्राउजर्स के द्वारा फुलफिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्राउजर जो यूज हो रहा है वो आजकल के डेट में वो क्या है, गूगल क्रोम। जनरली गूगल क्रोम को यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज एक बहुत ही बढ़िया नया जो है आपका ब्राउजर बन के आया है, ओपेरा बहुत ही बढ़िया ब्राउजर जो है आपके पास आया है। तो अब ये सब चीजें यूज हो रही हैं। तो ये एक फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं वेब के साथ, और सही से रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण जो है आपका रिक्वेस्ट फुलफिल होता है। इट डिस्प्लेज द वेब पेजेस एंड मूव्स बिटवीन द साइट। कई सारे साइट के बीच जो है आपका जो रिक्वेस्ट है वो मूव करता है।
एक जगह से मतलब एक साइट से दूसरी साइट में आप तुरंत जा सकते हो, और ये काम कई सारे ब्राउजर के थ्रू होता है, जो कि यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, नेटस्केप, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब सारे क्या हैं, ये सब वेब ब्राउजर्स हैं। A web browser is a software application which enables a user to display and interact with text. तो टेक्स्ट के थ्रू जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंटरनेट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट हम लोग जो है अपने हमारा हम लोग जो एज अ यूजर हम लोग जो है इंटरैक्ट कर सकते हैं वेब ब्राउजर की मदद से सर्वर के साथ। और केवल टेक्स्ट नहीं होता, टेक्स्ट के माध्यम से ही नहीं होता, बल्कि हम लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक, वीडियो, गेम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा भी है, विद द टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, वीडियो, games and other information. A web page is the website on the www or LAN. वेब पेज क्या है? वेब पेज एक वेबसाइट है जो कि www और LAN के ऊपर जो है आप उसको काम कर सकते हैं। वेब ब्राउजर्स आर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट आर यूज्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द www। जो वेब ब्राउजर्स हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को एक्सेस करवाता है www के माध्यम से। कहां पे? नेटवर्क के ऊपर। तो बहुत बड़ी बात है, विच कैन हैपन। वेब ब्राउजर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब यहाँ पे वेब ब्राउजर्स भी हैं जो दो टाइप के होते हैं। अभी तक हम लोग ये नहीं जानते थे कि वेब ब्राउजर्स भी दो टाइप के होते हैं, लेकिन होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक ग्राफिकल ब्राउजर होता है, दूसरा टेक्स्ट ब्राउजर होता है। तो ग्राफिकल ब्राउजर क्या होता है और टेक्स्ट ब्राउजर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ग्राफिकल ब्राउजर है जो इट प्रोवाइड्स द GUI, इट प्रोवाइड्स द GUI। GUI कहने का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वेयर यूजर कैन शिफ्ट फ्रॉम वन पेज टू द अदर। एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट हम लोग कर सकते हैं, जो कि हम लोग देख चुके हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? बाय सिंपली क्लिकिंग द हाइपरलिंक ऑफ ऑन अ वेब पेज। एक वेब पेज है, उस पे दूसरा वेब पेज पे हम जा सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, उस हाइपरलिंक को क्लिक कर देंगे। द एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल ब्राउजर्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं जो कि ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स हैं। कुछ टेक्स्ट वेब ब्राउजर्स होते हैं, दे आर यूज्ड ऑन कंप्यूटर्स दैट डू नॉट सपोर्ट ग्राफिक्स। ये ऐसे कंप्यूटर पे यूज होता है जहां पे कि ग्राफिक्स यूटिलाइज नहीं होता है और ग्राफिक्स का कहीं कोई काम नहीं होता है, वहां पे इसको यूज किया जाता है। तो ये टेक्स्ट ब्राउजर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो वैसे जगह पे यूज होते हैं जहां पर ग्राफिकली आपके लिए बहुत सारा चीज नहीं है। जैसे डॉस बेस्ड कंप्यूटर्स होते हैं, तो डॉस बेस्ड कंप्यूटर्स में इसको प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, लिनक्स इज अ टेक्स्ट ब्राउजर। तो लिनक्स क्या है, वो एक टेक्स्ट ब्राउजर है। इन ई कॉमर्स वेब ब्राउजर्स आर वेरी नेसेसरी। ई कॉमर्स में वेब ब्राउजर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका है, because here the user can switch from one website to the other website। यहाँ पर यूजर जो है एक साइट से दूसरे वेबसाइट पे जा सकता है, बहुत ही इजिली जा सकता है, सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन द हाइपरलिंक, है ना। website on the other website easily and can check out different products at different sites। जो हमें खरीदना है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट साइट्स पे दिए हुए हैं, तो उन चीजों के को हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, उन चीजों को हम लोग देख सकते हैं। एंड कैन कंपेयर द प्राइसेस, एक साइट से दूसरे साइट में जो भी कंपैरिजन है वो भी किया जा सकता है ना। एंड कंपेयर द प्राइसेस, वेयर एज द वेब ब्राउजर इज ऑल्सो यूजफुल फॉर डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वेब ब्राउजर जो है किसके लिए यूजफुल होता है? बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी ओनर
पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत सही है। वेयर ही कैन डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि ये कई जगह पे वेब ब्राउजर के थ्रू अपने कई सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एट हैंड, एंड कैन एडवर्टाइज हिज प्रोजेक्ट्स। तो जिसके चलते क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट भी पॉसिबल है वेबसाइट्स के जरिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज देखा, काफी कुछ जो है हम लोगों ने किया है। तो ये ग्राफिकल ब्राउजर, टेक्स्ट ब्राउजर जो है हम लोगों ने कर लिया। हम लोगों ने ये देख लिया कि वेब ब्राउजर कैसे वो काम करता है। हम लोगों ने ये देख लिया कि उसके टाइप्स क्या हैं। वेब ब्राउजर के 2 टाइप हैं, ग्राफिकल और टेक्स्ट। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरीके से जो है आपका जो आर्किटेक्चर है वो कैसा होता है। 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर होता है। 2 टियर आर्किटेक्चर में 2 ही चीजें होती हैं, क्लाइंट और सर्वर, जबकि 3 टियर आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें कि आपका एक और क्लाइंट और सर्वर के साथ एक और जो है थर्ड पार्टी भी रहता है, जो कि इसको कि मिडिल टियर कहते हैं, है ना, मिडिल टियर। और उसका पूरा आर्किटेक्चर मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़ के आए। सेकेंड यूनिट जो है काफी कुछ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं सेकेंड यूनिट में। तो ऑलमोस्ट हम लोग अब सेकेंड यूनिट अब खत्म करने वाले हैं। तो उसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लें और इसको आप लोग पढ़ लें, ताकि आप लोगों को दिक्कत आगे ना हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीसीपी आईपी से शुरू करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। होप you have a good health. Thank you, bye bye, take care.